गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में। टुडे इज़ 21 अगस्त और आज जो 7 टॉपिक्स हम लोग पॉइंटर्स में करने वाले हैं कौन कौन से हैं ब्रीफली एक बार देख लेते हैं। तीस्ता वी हाइड्रो पावर स्टेशन, तो सिक्किम के अंदर एक लैंडस्लाइड हुआ है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे ये जो हमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहा था उसके अंदर कुछ डिस्टर्बेंस आई है। लास्ट भी वहाँ पे एक भयंकर लैंडस्लाइड आया था, तो थोड़ा सा इस हाइड्रो पावर स्टेशन के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। वाइल्ड पोलियो का एक केस मेघालय के अंदर आया है। हालांकि इंडिया को पोलियो मुक्त यानी कि इरेडिकेशन कर दिया गया है इंडिया में पोलियो का, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक केस आया है, उसके बारे में बात करेंगे। 2+2 डायलॉग क्या होता है ये बताऊंगा आपको मैं, और कौन सी कंट्री के साथ कर रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होती है वो बात करेंगे प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से। उसके अलावा हमारे जो जन पोषण केंद्र हैं, मतलब जिसे हम लोग पहले कहते थे जो राशन शॉप्स होती हैं, उनका नाम चेंज करके अभी हम लोग जन पोषण केंद्र रख रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, हल्का सा बात करेंगे। उसके अलावा नेफी क्या है, बेसिकली जिनको एलर्जी होती है, किसी किसी को हनी से, किसी किसी को बी डंग से, या किसी किसी को पीनट बटर से एलर्जी होती है, उस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका में एक दवाई को अप्रूव किया गया है, उस बारे में बात करेंगे जिसका नाम है नेफी। उसके अलावा नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। यहाँ पे आपको मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन सी फिल्म को कौन सा अवार्ड मिला, दैट इज़ नॉट नेसेसरी एट ऑल, बट थोड़ा सा अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा पुरंदर फिग्स के बारे में बात करेंगे। ये एक जीआई टैग फिग होता है जो कि महाराष्ट्र में पैदा होता है। इसको अभी हम लोग पोलैंड को एक्सपोर्ट करने वाले हैं, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। चलिए जी, तो बात करते हैं सीधा पहले टॉपिक पे, तीस्ता वी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये जो स्टेशन था, जो प्रोजेक्ट था, तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हुआ क्या, एक यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ, जिस लैंड की स्लाइड की वजह से यहाँ पे कुछ डैमेज हुआ है। इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी थोड़ा सा डैमेज हुआ है, और वहाँ पे जो घर थे उनको भी थोड़ा डैमेज हुआ है। हालांकि यहाँ पे फॉर्चुनेटली किसी की डेथ नहीं हुई है। 2023 में यहाँ पे काफ़ी भयंकर लैंडस्लाइड आया था, जिसके अंदर 50 से ज़्यादा लोग मर गए थे, 70 से ज़्यादा लोग मिसिंग हो गए थे, और कई सारे लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ा था। तो बेसिकली जो एरिया है सिक्किम का, जहाँ पे तीस्ता वाला प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, जहाँ तीस्ता रिवर फ्लो करती है, ये काफ़ी लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, और इस समय मानसून चल रही है, तो ऑब्वियसली लैंडस्लाइड के केसेस काफ़ी ज़्यादा आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। तो तीस्ता रिवर जो सिक्किम में है, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। 510 मेगावाट की कैपेसिटी का ये है। अभी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ था, कभी कभी इसके ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड इसके अंदर कंस्ट्रक्शन का काम अभी दोबारा से शुरू हो गया, रिपेयर का काम बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है ना, वो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि हम लोग यहाँ पे रिवर के नेचुरल फ्लो को यूज करते हैं। मतलब हम ऐसा नहीं करते हैं कि पीछे एक बहुत बड़ा डैम बनाएंगे, वहाँ पे पानी को इकट्ठा करेंगे, फिर वहाँ से ग्रेविटी की से वो नीचे आएगा, फिर टरबाइन घूमेगा, वो सब प्रोसेस वैसे नहीं करते हैं। यूजुअली जो इंडस रिवर, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, वहाँ पे भी हम लोग रन ऑफ द रिवर का ही फ्लो करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इसमें होता क्या है, रिवर का नेचुरल फ्लो का यूज़ करते हैं। वो नेचुरल फ्लो ही रिवर का टर्बाइंस को मूव करवाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो यहाँ पे भी हम लोग इसी का यूज़ करते हैं। डैम वहाँ पे बना हुआ है, छोटा डैम है, हालांकि वो स्टोरेज के लिए उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि रिवर नेचुरल फ्लो से ही चलती है। 2008 के अंदर ये बन के तैयार हुआ था ऑपरेशन। अभी तो ऑब्वियसली क्योंकि डिस्टर्बेंस हो गई है लैंडस्लाइड की वजह से, और यहाँ पे अभी रिपेयर का काम चलेगा कुछ टाइम तक। और 1999 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरुआत हुई थी। क्रिएटिव, ये जो कंक्रीट ग्रेविटी डैम है, ग्रेविटी डैम समझते हो? ग्रेविटी डैम का मतलब होता है कि भाई कंक्रीट से वो बनाया जाता है, बहुत विड्थ उसकी काफ़ी ज़्यादा होती है, पानी उसमें इकट्ठा होता है, फिर वो फ्लो से अपने आप नीचे आता है। तो देखिए कई तरह के कारण होते हैं इसमें। जैसे एक तो जैसे अपना ये माउंटेन है, कोई मान ले माउंटेन है, कोई स्लोप है, यहाँ पे आपने डैम बनाया, ठीक है, और एक फ्लैट एरिया है, ऑलमोस्ट फ्लैट एरिया, यहाँ पे आपने डैम बनाया। दोनों के डैम में फ़र्क होता है। जो ये वाला डैम होता है, यहाँ पे जो स्टोरेज का सिस्टम थोड़ा अलग होता है, जो माउंटेन के स्लोप पे होता है, और यहाँ पे स्टोरेज का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे जो स्टोरेज का सिस्टम होता है ना, वो थोड़ा सा क्या होता है, नेचुरल फ्लो का यूज़ करता है और नेचुरल ग्रेविटी का यूज़ करता है। जबकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मोटर्स का यूज़ करते हैं, टरबाइन्स का यूज़ करते हैं, फोर्सफुली टरबाइन के अंदर उसको एंटर करवाया जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे ये यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हिली एरिया है, तो हम लोग नेचुरल फ्लो का अल्टीमेटली यूज़ कर सकते हैं, तो अपनी जो बहुत सारी पावर है वो बच जाती है। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसी में से काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उसी के अंदर यूज़ हो जाती है, उस वाटर को दोबारा से पंप करने के लिए।
तो पंप करके आप उसको ऊपर लेके जाते हो वाटर को, फिर उसके नीचे लेके आते हो, तो 40-50% तो इलेक्ट्रिसिटी वैसे ही खत्म हो जाती है, क्योंकि आपको बार बार पंप करना पड़ता है। लेकिन इस तरह के प्रोजेक्ट में आपको पंप नहीं करना पड़ता है बार बार, क्योंकि वो नेचुरल फ्लो जो रिवर का है वो उसको अपने आप ही उसको नीचे की तरफ उसको जो है वो करवा देता है, राइट, टरबाइन के ऊपर, तो बिजली जनरेट हो जाती है। तो उस वजह से ये थोड़े बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन इनका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये हिली एरियाज में होते हैं, तो लैंडस्लाइड के चांसेस अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। उसके अलावा क्योंकि स्टीप स्लोप होता है, तो इरोजन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे। इरोजन की वजह से क्या होता है, ये जो हम लोग थोड़ा सा जो रेजर्वोयर बनाते हैं, इनके अंदर सिल्टेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा मड वगैरह यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, तो बार बार उसको साफ करना पड़ता है। 2023 के अंदर मैंने बताया यहाँ पे एक फ्लड भी आया था, लैंडस्लाइड हुआ था, जिसे हम लोग ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड बोलते हैं। 50 से ज़्यादा लोगों की अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे डेथ हो गई थी। तो ये काफ़ी डिज़ास्टर प्रोन एरिया है बेसिकली। लेकिन क्या करें, डेवलपमेंट के नाम पे हम लोग इन चीज़ों को कर ही रहे हैं। भई अगर नहीं बनाएंगे डैम तो बिजली कैसे मिलेगा, और बिजली तो डेवलपमेंट के बिल्कुल सेंटर में है। इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो कुछ चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, आपकी इंडस्ट्री नहीं चल सकती, घर नहीं चल सकते, अप्लाइंसेज नहीं चल सकते हैं। लेकिन अगर बिजली बनाने के लिए डैम बनाते हैं तो वो अलग से डिज़ास्टर जो है वो क्रिएट करता है। बिजली नहीं बनाते हैं तो फिर ऐसा लगता है भैया हम लोग तो बिल्कुल पुराने ज़माने में चले गए, 200 साल पहले जब बिजली हुआ ही नहीं करती थी। तो थोड़ा सा इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज का आप यूज़ करिए, लेकिन उसको इस तरीके से यूज़ करिए कि वो नेचर को भी डैमेज ना करे और इंसान की जो मिनिमम ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा कर दे। तो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड ये 2023 में वहाँ पे आया था। बेसिकली होता क्या है, जो जैसे मान लो ये हमारे माउंटेन स्लोप है कोई, और यहाँ पे ग्लेशियर है, राइट। तो ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर इज नथिंग बट अ फ्रोजन रिवर, जो कि ग्रेविटी की वजह से नीचे आती रहती है, स्लोप के नीचे आती रहती है। तो जब ये नीचे की तरफ आता है ग्लेशियर, तो यहाँ पे एक लेक क्रिएट कर देता है, ठीक है, एक वाटर की लेक क्रिएट कर देता है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा होता है, तो जो आइस होती है वो मेल्ट हो जाती है, तो इसके अंदर वाटर जमा हो जाता है, इस लेक के अंदर वाटर जमा हो जाता है, और कभी कभी ये वाटर ओवरफ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लड आ जाती है। उसे हम लोग ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड बोलते हैं। उत्तराखंड में काफ़ी फ्रिक्वेंटली आती हैं अनफॉर्चुनेटली, और 2 साल पहले भी आई थी। वहाँ पे जहाँ पे हमारा जो है नंदा देवी जो ग्लेशियर है वहाँ पे आई थी, और कई लोगों की डेथ हो गई थी उस समय पे भी अनफॉर्चुनेटली। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को पता नहीं है कि भैया ये डिज़ास्टर प्रोन एरिया है, कुछ स्टेप्स वहाँ पे डेफिनेटली लिए जाते हैं। जैसे टाइम टू टाइम जो है डीसिल्टिंग की जाती है। मैंने आपको बताया कि रिवर के साथ बहुत सारा सिल्टेशन, सेडिमेंट्स, फ्लड्स, मड वगैरह आता है, तो उसको टाइम टू टाइम साफ़ किया जाता है। सेडिमेंटेशन की फ्लशिंग वहाँ पे टाइम टू टाइम की जाती है। लेकिन फिर भी आप कितना भी कुछ कर लिए, फिर भी कुछ ना कुछ परसेंटेज तो डैमेज का हमेशा रहता ही है चांस, और वो डेफिनेटली यहाँ पे कभी कभी देखने को अनफॉर्चुनेटली मिल जाता है। तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये एक मिनी रत्ना कंपनी है। हमारे यहाँ पे जैसे महारत्ना कंपनी, मिनी रत्ना कंपनीज रहती हैं, तो पहली बात तो ये मिनी रत्ना कंपनी है। एग्जाम में आपको ऐसे भी पूछ सकता है, वो आपको एक टेबल टाइप का दे सकता है, एक तरफ कंपनी का नाम देगा, एक तरफ बताएगा भाई इसका स्टेटस क्या है, ये महारत्ना है, मिनी रत्ना है, कौन सी है। तो आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन है ये एक मिनी रत्ना कंपनी है। 100% इसकी जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, 100%। क्या करता है, इसका काम क्या है, प्लान करना, प्रमोट करना, ऑर्गेनाइज करना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को इंडिया में। उसके अलावा ये क्या करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी करती है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उनको भी कंसल्टेशन का काम करती है, और जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो प्रोजेक्ट्स वगैरह चलाए जाते हैं उनको रेगुलेट करती है। तो ये इसका बेसिकली काम होता है। चलिए, 2+2 डायलॉग अभी हम लोग कहाँ किसके साथ कर रहे हैं, जापान के साथ कर रहे हैं। 2+2 का मतलब ये होता है कि भैया आपकी तरफ से 2 मिनिस्टर्स और मेरी तरफ से 2 मिनिस्टर्स, जो हाई लेवल के मिनिस्टर्स होते हैं। यहाँ पे हम जिस मिनिस्टर की बात कर रहे हैं वो है फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर। तो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, दूसरी साइड से जापान के डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर, चारों लोग आपस में मिलकर बैठ के बात करते हैं, क्योंकि ये दोनों मिनिस्ट्री बहुत क्रूशियल होती हैं, क्योंकि इनका स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जापान के साथ हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, 2+2 डायलॉग नई दिल्ली में चल रहा है, ठीक है। क्या और भी कोई कंट्री है जिसके अंदर हम लोग करते हैं? बिल्कुल, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, जापान और ब्राजील के साथ हम लोग 2+2 डायलॉग करते हैं। 2+2 डायलॉग ना 2 तरह का होता है वैसे तो। एक 2+2 डायलॉग होता है ऑफिशियल लेवल पे, एक 2+2 डायलॉग होता है मिनिस्ट्री लेवल पे। ये मिनिस्ट्री लेवल का है, मतलब हमारे हमारे जो मिनिस्टर हैं यूनियन गवर्नमेंट के अंदर, वो बैठ के बात करते हैं। और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे हम लोग सिक्योरिटी, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक मुद्दों पे बात करते हैं। और जापान के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक मुद्दा क्या हो सकता है, इंडो पैसिफिक। चाइना वहाँ पे कॉमन थ्रेट है, हम दोनों को अपना पैसिफिक में इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।
इंडिया भी जापान के साथ कुछ एक अच्छा रिलेशन स्ट्रेटेजिकली मेंटेन करना चाहता है। वैसे भी इंडिया और जापान तो क्वाड का पार्ट है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान क्वाड्रिलेटरल एग्रीमेंट का पार्ट भी हैं। तो ऑब्वियसली इनके साथ हम लोग स्ट्रेटेजिक रिलेशन शेयर करते ही हैं। और मतलब इंडिया भी चाहता है कि जो पैसिफिक है भाई वो फ्री रहे, ओपन रहे, रूल बेस्ड रहे। ऐसा नहीं कि चाइना वहाँ पे अपना ही रूल चला रहा है यूनिलेटरली, वो नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए वो जरूरी होता है। तो ये बस किन मुद्दों पे डिस्कशन होती है, बेसिकली मेजर जो मुद्दा है यहाँ पे डिस्कशन करने का वो चाइना ही है, इंडो पैसिफिक चाइना है। उसके अलावा थोड़ा बहुत हम लोग दूसरे मुद्दों पे भी बात कर लेते हैं, खासकर डिफेंस। इंडिया चाहता है कि हम लोग डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर बने। 2047 तक हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री डेवलप्ड कंट्री बने। आपकी कंट्री को आप जब तक डेवलप नहीं कह सकते डिफेंस वाले मामले में, जब तक आप आत्मनिर्भर ना हो अपनी डिफेंस नीड्स के लिए। अभी इंडिया रशिया के ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत फ्रांस और इजराइल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम चाहते हैं कि 2047 तक मोस्टली हमारी जो डिफेंस नीड्स हैं हम लोग खुद ही पूरी करें। तो जापान उसके अंदर हमारे बहुत बड़ा पार्टनर हो सकता है, काफ़ी अच्छा, क्योंकि जापान की टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी मानी ही जाती है, इवन डिफेंस वाले केस में भी। जन पोषण केंद्र, तो हमारे पास जो फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं जो आपको सिटीज़ में, गाँव में देखने को मिलती हैं, जहाँ से हम लोग राशन लेते हैं, अभी इनका नाम चेंज करके हम लोग रखेंगे जन पोषण केंद्र। लेकिन यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे काम भी चेंज हो रहा है। अभी हम इनको थोड़ा सा डिजिटाइज करेंगे। आपने एक मूवी देखी होगी नायक, अनिल कपूर वाली मूवी होती है जो, जिसमें वो एक मतलब ऐसे ही फर्स्ट फेयर प्राइस शॉप में जाते हैं और वहाँ पे जो आदमी वो वेट कर रहा होता है वो उसके अंदर धांधली करता है ना। 2 किलो का 4 किलो तोल देता है, 4 किलो का 10 किलो तोल देता है, मेजर कर देता है ना, तो उसको वहाँ पे सस्पेंड कर दिया जाता है। तो इनके अंदर क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो करप्शन और ब्राइबरी के चांसेस, लीकेज के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब सरकार ये कह रही है कि हम लोग इसको थोड़ा सा ओवरहोल करेंगे, इसके अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेके आएंगे और इसका नाम चेंज करेंगे जन पोषण केंद्र। अभी फिलहाल ये 60 ऐसी शॉप्स के ऊपर अप्लाई किया जाएगा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, लेकिन धीरे धीरे इंडिया में ये बाकी शॉप्स के अंदर भी हम इसको लेके आएंगे। इंडिया में टोटल 5.38 फेयर प्राइस शॉप्स हैं जो टोटल इंडिया में जो है ऑपरेट कर रही हैं। तो धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी हम लोग हर जगह पे डाल देंगे। इसमें होगा क्या, बेसिकली हम कुछ मशीन्स वगैरह को इंस्टॉल करेंगे। आप वहाँ पे अपना आधार कार्ड लेके जाइए, अपना नंबर डालिए, बायोमेट्रिक दीजिए और वो मशीन आपको जो है राशन दे देगी। उड़ीसा में इसी तरह का एक राशन एटीएम भी लॉन्च किया गया है उस उड़ीसा के अंदर, वो यही करता है। वहाँ पे कोई आदमी नहीं है, मशीन लगी हुई है, आप जाइए, आप वहाँ पे अपना बायोमेट्रिक डालिए, वो मशीन खुद ही कैलकुलेट करेगी कि भैया आपको कितना राशन पिछले महीने मिला था, कितना आपको देना है, उसके हिसाब से वो खुद ही आपको अपना राशन दे देती है। तो ह्यूमन इंटरवेंशन जब खत्म हो जाता है ना, जब चीज़ें मशीनों के हाथ में आ जाती हैं, तो लीकेज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यहाँ पे वही चीज़ देखी गई है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कस्टमर के ही हम लोग इंटरेस्ट को टेक केयर नहीं कर रहे हैं, जो डीलर्स होते हैं फेयर प्राइस शॉप्स पे, उनको भी हम लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं। बहुत सारे फेयर प्राइस शॉप्स के जो डीलर होते हैं उनका कहना है साहब हमें तो घर से ही पैसा देना पड़ता है, हमें कुछ पैसा बचता नहीं है। भाई वो इतनी बोदरेशन क्यों ले रहे हैं, वो तो इसीलिए बोदरेशन ले रहे हैं ताकि उनको थोड़ा पैसा बचे, वो अब उनका भी घर चले। तो उन डीलर्स के लिए भी यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं इस स्कीम के अंदर में। उनको स्किल डेवलप करवाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग उनको देंगे कि आप इस डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कैसे अपने सिस्टम को ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हो, आप कैसे पैसा कमा सकते हो। इससे कस्टमर का भी बेनिफिट होगा और आपका भी बेनिफिट होगा। तो वो सब हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, मेरा राशन ऐप 2, ठीक है। तो इसमें कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती है। कस्टमर इस ऐप का जब यूज़ करते हैं तो उनको अपने राशन की पूरी क्वांटिटी, क्वालिटी वगैरह के बारे में उनको जानकारी मिल जाती है। तो सिर्फ क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग फोकस करने वाले हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे यहाँ पे। तो 50% जो राशन दिया जाएगा वो पूरा न्यूट्रिशन बेस्ड होगा, बाकी जो 50% दिया जाएगा उसमें अदर कमोडिटीज़ भी हम लोग दे सकते हैं। तो फेयर प्राइस शॉप्स, आपको मैंने बता ही दिया कि इंडिया का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हमारा, जो कि हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट था 2013, उसके अंडर में एस्टेब्लिश की गई थी। और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है हमारा 1955, इसके अंडर में इनको एस्टेब्लिश किया जाता है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हम लोग ने 3-4 दिन पहले भी डिस्कस किया था, जो कलकत्ता में डॉक्टर्स का जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में भी हम लोग ने डिस्कस किया था, ठीक है। चलिए, वाइल्ड पोलियो, अनफॉर्चुनेटली मेघालय में एक वाइल्ड पोलियो का केस, ये वाइल्ड पोलियो केस नहीं है, बेसिकली मेघालय में एक पोलियो का केस आया था और ऐसा माना जा रहा था कि ये जो पोलियो का केस है वाइल्ड पोलियो का केस है।
लेकिन फिर वो जब उसको रिसर्च किया गया तो ये पाया गया कि ये साहब ये वाइल्ड पोलियो का केस नहीं है, ये एक वैक्सीनेटेड डिराइव पोलियो का केस है। आपने कई बार सुना होगा कि जो हम लोग पोलियो की वैक्सीन लगवाते हैं, उस पोलियो की वैक्सीन से भी पोलियो हो सकता है। हालांकि बहुत रेयर होता है ये, लेकिन ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, वैक्सीन के अंदर होता क्या है, वैक्सीन के अंदर वो वायरस ही होता है जिससे वो बीमारी होती है। लेकिन वैक्सीन के अंदर जो वायरस होता है ना, वो काफी वीकेंड फॉर्म में होता है, मतलब बहुत कमजोर फॉर्म में होता है। जब हमारी बॉडी में वो डाला जाता है तो हमारी बॉडी को नेगेटिवली इंपैक्ट नहीं करता है, होता वो वायरस ही है। लेकिन फिर हमारी बॉडी में क्यों डाला जाता है? ताकि हमारी बॉडी उसको आइडेंटिफाई कर सके, और फ्यूचर में अगर हमारी बॉडी पे एक स्ट्रॉन्ग वायरस अगर अटैक करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम, क्योंकि उस वायरस को पहचानता है, तो अपना इम्यून सिस्टम से हमें प्रोटेक्ट कर सकता है। इसीलिए हमारी बॉडी में एक कमजोर रूप में, एक वीकेंड रूप में वायरस डाला जाता है। ये कोविड के केस में भी ऐसा होता था। कोविड में जब वैक्सीन लगवाई गई तो हमारी बॉडी में बेसिकली कोरोना वायरस ही डाला गया, लेकिन वीक फॉर्म में। ऐसे ही ये पोलियो की फॉर्म में भी होता है। बट कभी कभी क्या होता है, ये जो कमजोर वायरस हम लोग अपनी बॉडी में डालते हैं ना, तो हमारी बॉडी में जाके म्यूटेशन हो जाती है इसकी, ये हमारे इम्यून सिस्टम को ओवरकम कर देता है और हमें इंपैक्ट कर देता है। तो ये जो कोविड पोलियो की जो वैक्सीन है, कभी कभी इस वैक्सीन के अंदर दिए जाने वाला कमजोर वायरस ही हमें पोलियो कर सकता है। तो मेघालय के अंदर अब यही देखा गया, तो उन्होंने कहा साहब ये वाइल्ड पोलियो का केस नहीं है, बाहर से नहीं आया है, ये उस वैक्सीन से ही हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा पोलियो के बारे में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इससे ऑब्वियसली आपको पता है कि पैरालिसिस हो जाती है। एक हाईली कंटेजियस वायरस होता है, ये काफ़ी ज़्यादा कंटेजियस होता है। जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है, फूड होता है, या डायरेक्ट अगर कोई पर्सन इन्फेक्ट है, आप उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हो तो आपको हो सकता है। ज़्यादातर केसेस में इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कुछ केसेस में पैरालिसिस हो जाता है। ज़्यादातर जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनको ये वायरस इम्पैक्ट करता है, पैरालिसिस करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बड़ों को नहीं हो सकता, हालांकि चांसेस बहुत कम होते हैं। पोलियो 3 तरह का होता है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 2 और टाइप 3 को कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया गया है ग्लोबल स्टेज से। लेकिन जो टाइप 1 का वायरस है वो अभी भी कुछ कुछ कंट्रीज में देखने को मिलता है, जैसे अफगानिस्तान या पाकिस्तान, 2 ऐसी कंट्री हैं जहां पे वो अभी देखने को मिलता है। इंडिया से जो टाइप 2 वायरस था उसको 99 के अंदर इरेडिकेट कर दिया गया था। जो टाइप 3 था उसको 2019 के अंदर इरेडिकेट कर दिया गया है। ग्लोबली उसको इरेडिकेशन मान लिया गया है। इंडिया में भी 2012 में बोल दिया गया था कि देखो, कोई इक्का दुक्का केस आ सकते हैं, 1 in million कोई केस आ सकता है, लेकिन मेजर तौर पे वो अभी इरेडिकेट है। एज अ पब्लिक इमरजेंसी वो नहीं है, राइट। लेकिन अफगानिस्तान, पाकिस्तान का जैसे मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए, यहाँ पे कुछ कुछ अभी आपको देखने को मिलता है। तो ये मैंने आपको पहले बता ही दिया कि वीकेंड फॉर्म में होता है। वैक्सीन जो होती है पोलियो की, वो 2 तरीके से दी जा सकती है, इंजेक्शन के थ्रू भी दी जा सकती है और आपको ओरल भी दी जा सकती है, ड्रॉप के रूप में भी दी जा सकती है। कई सारी कंट्री इंजेक्शन के तौर पे भी प्रेफर करती हैं। कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इंजेक्शन देती हैं, ड्रॉप नहीं देती हैं, लेकिन इंडिया में ड्रॉप के थ्रू दिया जाता है। दोनों इक्वली इफेक्टिव होती है, ऐसी बात नहीं है। चलिए, नेफी। नेफी क्या है, एक दिखा देता हूँ आपको, देखिए ज़रा, ये है नेफी। ये एक दवाई है जो कि नाक से दी जाती है। किस लिए यूज़ होती है? जो लोगों को एलर्जी होती है, ठीक है, कुछ लोगों को आपने देखा होगा पीनट से या मधुमक्खी के काटने से किसी न किसी से एलर्जी होती है, और ये एलर्जी इतनी खतरनाक होती है कि कुछ मिनटों के अंदर अगर इलाज नहीं दिया गया तो डेथ भी हो सकती है। ठीक है, दुनिया की पहली नेसल स्प्रे वैक्सीन एलर्जी रिएक्शन के लिए बनाई गई है और अमेरिका में इसको अप्रूव भी कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चों को या बहुत सारे लोगों को इंजेक्शन से भयंकर डर लगता है, वो इंजेक्शन नहीं लेना चाहते, जिसकी वजह से डिले हो जाता है और उनकी डेथ भी हो सकती है। तो ऐसी दवाई बनाई गई, भाई आप इंजेक्शन मत लीजिए, आप नाक से दे दीजिए। तो 35 to 40 मिलियन अमेरिकन्स को फूड अलग अलग आइटम से एलर्जी होती है। किसी को पीनट से थोड़ी ज़्यादा एलर्जी होती है लोगों को यूजुअली, और ये एलर्जी इतनी खतरनाक होती है, कुछ ही मिनटों के अंदर आपको इलाज इसका चाहिए होता है। तो ये तो बड़ा आसान है, इसका पॉकेट में रख सकते हो। जैसे आपको लगा कि आपकी एलर्जी हो गई है, आप इसको नाक से ले लीजिए इंजेक्शन लगाने की बजाय, तो बड़ा अच्छा है। लेकिन ये दवाई सबको नहीं दी जा सकती। जिनकी वेट 66 पाउंड से कम होता है उनको ही दी जा सकती है।
अभी इसके ऊपर काम चल रहा है, शायद 1-2 साल के अंदर हम लोग ऐसी दवाई डेवलप कर लेंगे जहाँ पे 30 पाउंड से कम वेट के लोगों को भी इसको दिया जा सकता है। ठीक है, तो सिंगल स्प्रे काफ़ी होता है वैसे तो लेने के लिए, लेकिन अगर वो एलर्जी बहुत ज़्यादा हो गई है तो 2-3 बार भी इसको ले सकते हो। तो जिस एलर्जी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है एनाफ्लेक्सिस। ठीक है, जो लोगों को होती है यूजुअली पीनट से हो सकती है, बी स्टिंग से हो सकती है, या और किसी चीज़ से, कुछ लोगों को डस्ट से भी हो सकती है, कुछ लोगों को लिजर्ड से भी हो सकती है, जो छिपकली होती है कुछ लोगों की इससे भी हो सकती है। तो अलग अलग तरीके से एलर्जी रिएक्शन लाइफ थ्रेटनिंग होता है, बहुत सीवियर होता है, अचानक से विद इन सेकेंड या विद इन मिनट आपको इंजेक्शन चाहिए होता है, क्योंकि जब आपको एलर्जी होती है तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो एकदम से बहुत ज़्यादा केमिकल रिलीज करना शुरू कर देता है एकदम से, और जब वो इतने ज़्यादा केमिकल रिलीज करता है तो हमारी बॉडी शॉक में चली जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर अचानक से बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है, हमें सांस लेने में अचानक से बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो बहुत फास्ट क्विक आपको ये दवाई चाहिए होती है। कई बार स्किन के ऊपर रैश हो जाते हैं, काले काले लाल लाल निशान पड़ जाते हैं अचानक से, एकदम से बेहोश हो जाते हो आप लोग, तो उस केस में आपको अचानक से इंजेक्शन देना पड़ता है। अगर इंजेक्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ये एकदम डेडली भी हो सकता है। तो अब क्या है, आप इसको पॉकेट में दवाई को रख सकते हो, जैसे कि लगे कि एलर्जी हो गई है आप इसको ईजिली नोज़ के थ्रू ले सकते हैं। चलिए, नेशनल फिल्म अवार्ड, तो 17th नेशनल फिल्म अवार्ड अभी प्रेजेंट किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द ब्रॉडकास्ट। फैक्चुअल्स इन्फॉर्मेशन कुछ इसमें ज़्यादा करने लायक है नहीं। तो नेशनल फिल्म अवार्ड को 1954 में एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, शुरुआत में टेक्निकल एक्सेलेंस के, सोशल रेलेवेंस या कल्चर को इन्फ्लुएंस करने वाली जो भी फिल्में वगैरह बनती थी उनको दिया जाता था। स्टेट अवार्ड्स स्टार्टिंग हम इसको बोलते थे, जिसके अंदर प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल देते थे, सर्टिफिकेट वगैरह दिया जाता था। बाद में इसको थोड़ा सा हम लोगों ने चेंज कर दिया, तो 1973 के बाद जो डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल होता है वो नेशनल फिल्म अवार्ड को जो है वो देते हैं। इस बार का नेशनल फिल्म अवार्ड किसको मिला है, जो सबसे बेस्ट फिल्म मानी गई है डायरेक्टोरियल, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए, पुरंदर फिग्स। पुरंदर फिग्स क्या है? फिग मतलब समझते हो अंजीर होता है, अंजीर। तो ये जो खास तरह की अंजीर होती हैं जो कि महाराष्ट्र में पैदा की जाती है, महाराष्ट्र में इनको जीआई टैग मिला हुआ है, जियोलॉजिकल इंडिकेटर, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का इनको अवार्ड मिला हुआ है। मतलब ये जो फिग हैं सिर्फ इसी एरिया में हो सकते हैं भैया, कहीं और पैदा नहीं हो सकती। यहाँ की जो सोइल है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बेस्ट फिग पैदा करता है। आप इस फिग का पेड़ अगर दिल्ली में लगाओगे ना, दिल्ली में आपको वो मजा नहीं देगा। तो ये जो फिग इतनी पॉपुलर हो गई हैं कि अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इनके जूस को पोलैंड में एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और हम लोग एक्सपोर्ट के ऊपर हमेशा फोकस करते हैं क्योंकि एक्सपोर्ट से हमारे पास डॉलर्स आते हैं। तो इनकी हाई क्वालिटी है, पल्प कंटेंट बहुत अच्छा होता है, विटामिन मिनरल्स बहुत ज़्यादा इसके अंदर होते हैं, बहुत ही अच्छा दिखने वाला वायलेट कलर की ये जूस होता है, यूनिक टेस्ट होता है, टेक्सचर होता है। और महाराष्ट्र में जिस तरह से रेड सोयल वाले एरिया में इनको किया जाता है और ग्लोबल रिकग्निशन इनको मिल गया है, सोशल मीडिया और गवर्नमेंट के एफर्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है ये फिग इंटरनेशनली। तो कई सारी कंट्री से डिमांड आ रही थी इसकी, लेकिन फाइनली हम लोग पोलैंड में इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ से हाई प्राइस जो है वो हमें मिल रहा है। ठीक है, कौन ये सब कर रहा है? एक्सपोर्ट का काम कौन करता है? हमारे यहाँ पे APEDA करता है। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड होता है हमारे यहाँ पे, उसको एक्सपोर्ट करने का काम, प्रमोट करने का काम, रेगुलेट करने का काम, क्वालिटी को चेक करने का काम यही करता है। ये हम लोगों ने 1985 में इसको एस्टेब्लिश किया था। बता ही दिया मैंने आपको, जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हैं जो प्रोसेस फूड होते हैं, ये प्रोसेस फूड ही है जूस। रॉ फॉर्म में हम लोग फिक्स को नहीं दे रहे हैं, प्रोसेस फॉर्म में दे रहे हैं, उसको वैल्यू एडिशन करके बोतल में बंद करके उसको पैकेज में बंद करके दे रहे हैं, तो ये प्रोसेस फूड के अंदर में आता है। ठीक है, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। छोटे छोटे फंक्शन है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, क्वालिटी मेंटेन करना, सर्वे करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, ब्रांडिंग प्रोवाइड करवाना, वो सब इसका काम होता है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ था नहीं। चलिए आज यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।